आज की इस वीडियो में हम लोग जेब प्रक्रम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैं यहां पर आपको जेब प्रक्रम का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके इस साल के एग्जाम में आने वाले हैं। यहां पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप एक बार हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, जब भी आपको अंतर लिखने बोलेगा तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। पहले तो आप उत्तर देके यहां पर एक लाइन लिख लीजिएगा। क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पर लिखिएगा कि स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, और देखिए अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभेद भी कहते हैं। अंतर को क्या कहते हैं, विभेद भी कहते हैं, या फिर तुलना कभी कभार आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। क्या मिलेगा कि स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में तुलना करें। अब तुलना करने का मतलब ये कि आपको अंतर करना है दोनों में। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखिए यहां पर और एक बात, ये जो हमारे पास स्वयंपोषी पोषण है ना, इससे हम लोग स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। इससे आपको डरना नहीं है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, वैसी पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। मतलब देखिए स्वयंपोषी पोषण किसको बोलेंगे, मतलब वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए जो भोजन होगा ना खुद बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वयंपोषी पोषण बोलेंगे। और विषमपोषी पोषण देख लीजिए, वैसी पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। समझ में आया? स्वयंपोषी पोषण मतलब देखिए स्वयं मतलब क्या होता है, खुद, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाएगा उसे हम लोग स्वयंपोषी पोषण कहेंगे। विषमपोषी मतलब क्या होता है, जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहेगा उसे हम लोग विषमपोषी पोषण कहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। और जो स्वयंपोषी पोषण होता है ये किस में होता है, हरे पौधे में, यानी कि पादप में पाया जाता है। और विषमपोषी पोषण देखिए, यह पोषण जीव जंतु एवं अहरित पौधों, मतलब जो हरा रंग का नहीं है, में पाया जाता है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? तो जैसे हम सभी जो मनुष्य है, तो हमारे जो हम सभी मनुष्य है ना, तो मनुष्य कौन सा पोषण करता है, तो मनुष्य विषमपोषी पोषण करता है। इसमें हमारा सारा का सारा जीव जंतु आ जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, स्वयंपोषी पोषण में क्या है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण होती है। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो पौधा होता है वह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा ही होगा। विषमपोषी पोषण में कि इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और विषमपोषी पोषण में इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और ये भी हम जानते हैं कि जो पौधा होता है वह सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल से अपना भोजन बनाता है, और पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस बात को भी आप जानते हैं। तो क्या होगा कि इनमें क्लोरोफिल होता है, जबकि जो विषमपोषी पोषण है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? तो ये था अंतर। ठीक है, आप इतने ही अंतर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका वही 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि आपको एकदम भर भर के पॉइंट लिखना है। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया ना, 4 पॉइंट, इधर का 2 पॉइंट और इधर का 2 पॉइंट। अब 4 पॉइंट कर लीजिए, काफी है। क्लियर है? बहुत ही सुंदर से मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अब देखिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में क्या होता है, जो लार मिल जाता है, लार। ठीक है, अब देखिएगा छोटा बच्चा का लार हमेशा गिरते रहता है, और जब आप थोड़े खट्टे चीज का या फिर मीठ का नाम सुनते हैं तो आपके मुंह में ऑटोमेटिक लार आ जाता है। ठीक है, तो जो भोजन के पाचन में ये लार का क्या काम है, इस बात को यहां पर बताना है। चलिए बताते हैं। देखिए उत्तर, भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। अब क्या क्या भूमिका है देखिए। पहला भूमिका, क्या रोल अदा करता है, लार भोजन को भिंगा देता है। लार क्या करता है, भोजन को भिंगा देता है, जिससे भोजन को चबाने में तथा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए सहायता करता है। बात समझ में आया? ये लार क्या करता है कि भोजन को भिंगा देता है, जिससे जो भी भोजन रहता है उसको हम लोग आसानी से छोटे छोटे टुकड़े में बदल सकते हैं। बस यही काम होता है, पहला काम। अगला काम देखिए, लार में लार एपिलेंस एंजाइम होती है। अब लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में लार एपिलेंस एंजाइम होती है। और ये क्या करता है देखिए, यह स्टार्च को शर्करा में
परिवर्तित कर देता है। यानी क्या करता है, जो हमारे पास जो जटिल अणु होता है ना, जटिल अणु को क्या करता है, ये सरल अणु में तोड़ देता है। बस लार का ये काम है। लार का पहला काम क्या है कि भोजन को भिंगा देता है, जिससे हम लोग भोजन को आसानी से चबा सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ सकते हैं। दूसरा काम क्या है कि लार में क्या होती है, लार रेपेलेंट एंजाइम होती है, जिससे हम लोग जटिल अणु को आसानी से सरल अणु में बदल सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़िए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। यानी देखिए, हमारे अमाशय में अम्ल पाया जाता है और वह जो अम्ल पाया जाता है उसकी क्या भूमिका है, यानी उसकी क्या कार्य है, वह अम्ल क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले तो आप एक बात को जान लीजिए कि हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl अम्ल पाया जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बोलना है कि HCl अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो HCl अम्ल पाया जाता है इसका काम क्या है, तो देखिए इसका उत्तर, हमारे अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl स्रावित होती है। यानी हमारे अमाशय से HCl अम्ल निकलती है, जिसकी निम्नलिखित भूमिका है, मतलब इसका क्या रोल है, यानी इसका क्या कार्य है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, पहला काम, भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। मतलब जैसे ही हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ जो भी कीटाणु या फिर जो भी सूक्ष्म जीव आता है, उस सूक्ष्म जीव को ये HCl क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी मार देता है। सेकंड काम देखिए, यह भोजन को गला देता है और यह भोजन को गलाने का काम करता है। ठीक है, इसके तीसरे कार्य को देखिए, यह हमारे अमाशय में अम्ल माध्यम उत्पन्न करता है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ताकि भोजन का पाचन आसानी से हो सके। अब देखिए, HCl हमारा क्या है, HCl हमारे पास एक अम्ल है, तो यह क्या करता है, हमारे अमाशय में अम्ल माध्यम उत्पन्न करता है, जिससे जो पेप्सिन नामक जो एंजाइम है ना, इसका क्रियाशीलता बढ़ जाता है और इससे क्या होता है, हमारे भोजन का पाचन आसानी से होता है। तो यह था हमारे अमाशय में जो अम्ल HCl पाया जाता है, इसका कार्य। ठीक है, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। यानी देखिए, हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो भोजन हमारा पच जाता है, उस पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत किस प्रकार से अवशोषित करती है, इसी चीज को आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर किस प्रकार से है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर बहुत सारी उंगलियों जैसी संरचनाएं होती है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। अगर आप इस चित्र को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, छोटी आंत होता है, और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी उंगलियों जैसी संरचनाएं होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। और दीर्घ रोम क्षुद्रांत के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, और ये दीर्घ रोम क्या करता है, क्षुद्रांत के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे क्षुद्रांत में पचे हुए भोजन में स्थित पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है। और बस इसी प्रकार से क्या होता है, जो छोटी आंत होती है यानी जो क्षुद्रांत है, वह क्या करता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखिए, चलिए आगे क्वेश्चंस को बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कूपिका क्या है। तो देखिए इसका उत्तर, फेफड़ों के अंदर गुब्बारों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसे कूपिका कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा फेफड़ा है, और यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस प्रकार से संरचना मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कूपिका। मतलब आपको बलून टाइप का मिलेगा, गुब्बारा टाइप का मिलेगा संरचना, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मानव फुफ्फुस मतलब क्या होता है कि मानव का फेफड़ा, और अभी मैंने आपको बताया ये जो मानव का फेफड़ा है, यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, यहाँ पर आपका कूपिका पाया जाता है। और कूपिका का जो संरचना होता है कैसा होता है, तो गुब्बारे जैसा होता है। और आप जानिए कि जो हमारे पास कोई भी गुब्बारा है, मान लीजिए क्या है, गुब्बारा है, यानी कि कोई भी बलून है,
ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बलून है, ठीक है। अब जैसे इस बलून में हम लोग हवा डालेंगे तो ये क्या होगा, बलून तो फूल के इस प्रकार से बन जाएगा, ये हमारा बलून इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम लोग इस पर हवा भर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसका जो क्षेत्रफल ये बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा उसी तरह का काम हो रहा है। कैसे होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है कि फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी गुब्बारों जैसी संरचनाएं होती है जिसे कुपिका कहते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन इन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करती है। इसके फलस्वरूप कुपिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और गैसों की विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल प्रदान करता है। यही बात मैंने आपको बताया। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बलून है, तो इस बलून में जब हम लोग क्या करेंगे, हवा डाल देंगे तो ये बलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और जैसे ही फूलेगा तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा वही काम होता है कि जो मानव का जो फेफड़ा है वहाँ पर क्या होती है, छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जिसे कुपिका कहते हैं। और जब हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन चल जाता है, जिससे क्या होता है, मतलब ये जो कुपिका है, कुपिका क्या करता है, अपना क्षेत्रफल, ये जो कुपिका का जो क्षेत्रफल होता है ये बढ़ जाता है और गैसों की विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल प्रदान करता है। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिका किस प्रकार अभिकल्पित करता है। अभी पहला जो क्वेश्चन था वहां पर था मानव फुफ्फुस, यहाँ पर क्या था, मानव फुफ्फुस था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, कुपिका है। देखिए बात एक ही है, वही चीज आपको लिखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए उत्तर, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिका निम्न प्रकार से अभिकल्पित करता है। पहला पॉइंट देखिए, कुपिका की संरचनाएं गुब्बारों जैसी होती है जिसके कारण गैसों के विनिमय के लिए क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। कुपिका के ऊपर रक्त नलिकाओं का जाल होता है जिसके कारण गैसों का विनिमय आसानी से होता है। पहला बात क्या है कि कुपिका का जो संरचना होता है ये कैसा होता है, गुब्बारे जैसा होता है। और गुब्बारे में क्या होता है, जब उसके अंदर क्या होता है, जब उसके कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है, वह फूल जाता है, यानी कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो यही हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो कुपिका है, कुपिका के ऊपर में क्या होता है, रक्त नलिकाओं का जाल होता है जिसके कारण गैसों का विनिमय बहुत ही आसानी से होता है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त के लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि आरबीसी में ये पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को निश्चित स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ये ऑक्सीजन को सही स्थान तक पहुंचाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। और अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो जो शरीर है वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन का परिवहन सही ढंग से नहीं होगा तो शरीर में क्या होगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी और हम जल्दी ही थक जाते हैं, जो कि एनीमिया के लक्षण है। और यही लक्षण क्या है, एनीमिया का लक्षण है। एनीमिया एक बीमारी होता है जो खून की कमी से होता है, ठीक है। तो यही था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है। मतलब जो पादप है यानी जो पेड़ पौधा होता है उसमें जल और खनिज लवण का वहन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह किस प्रकार से जाता है। तो देखिए इसके उत्तर को, पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पहला बात, पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन किसके द्वारा होता है, एक ऊतक होता है जिसका नाम है जाइलम ऊतक। तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, जिसमें जड़, तना, पत्तियां जाइलम ऊतक द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़कर एक मिला जुला रास्ता बनाता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, ये क्या होता है, जाइलम ऊतक के साथ मिलकर एक मिला जुला रास्ता बनाता है, ठीक है। आगे देखिए, जब मिट्टी तथा जड़ के जल तथा खनिज लवणों की सांद्रता में अंतर होती है तो जड़ों द्वारा जल एवं खनिज लवण लगातार ऊपर चढ़ती रहती है।
बाष्पोत्सर्जन के कारण नीचे की ओर एक खींचने वाला बल उत्पन्न होता है जो जल तथा खनिज लवण को ऊपर की ओर खींचता है। अभी शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं आपको इस चीज को चित्र के माध्यम से समझाता हूं। सबसे पहले तो आप इस चित्र को देखिए, वही आपका उत्तर है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, अभी बताया ये जो उत्तर मैंने बताया, बस यही उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। क्या मैंने आपको बताया कि पादप जो होता है यानी जो पेड़ पौधा होता है, इसमें जल तथा खनिज लवण का वहन कौन करता है? जाइलम ऊतक करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, यह जाइलम ऊतक के साथ मिलकर एक मिला जुला रास्ता बनाता है। ठीक है, मतलब ये जो पत्ता है, ये जड़ है, तना, शाखा जो भी होता है, ये सब क्या होता है? जाइलम ऊतक के साथ मिलकर एक मिला जुला रास्ता बनाता है। जब मिट्टी तथा जड़ के जल तथा खनिज लवणों की सांद्रता में अंतर होती है, ठीक है, जब मिट्टी मतलब ये जो मिट्टी है, ठीक है, तथा जड़ के जल मतलब ये जो जड़ में जो जल पाया जाता है, ठीक है, और खनिज लवण की सांद्रता में जब अंतर होती है ना, तो क्या होता है कि जड़ों द्वारा जल एवं खनिज लवण लगातार ऊपर चढ़ती रहती है। तब क्या होता है, ये जो खनिज लवण है, ठीक है, और हमारा जो जल है, ये क्या होता है, लगातार इस प्रकार से ऊपर उठते रहती है, इस प्रकार से ये ऊपर जाती है। देखिए तीर चिन्ह तो आप देख सकते हैं, तीर चिन्ह दिया गया है, तीर चिन्ह इसका क्या दर्शा रहा है कि यह ऊपर उठ रहा है। और जैसे ही ऊपर उठता है तो बाष्पोत्सर्जन के कारण मतलब यहाँ पर क्या होता है, जलवाष्प बनता है, मतलब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि नीचे की ओर एक खींचने वाला बल उत्पन्न होता है। तो नीचे की ओर यहाँ पर एक खींचने वाला बल उत्पन्न होता है जो जल तथा खनिज लवण को ऊपर की ओर खींचता है, जिससे क्या होता है, जल और खनिज लवण को क्या होता है, वह ऊपर की ओर खींचता है। तो यही था यहाँ पर इसका आंसर। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर केवल और केवल क्या करना है, जैसे आप इस चित्र को एग्जाम में भी बना दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक पेड़ बनाना है। इस प्रकार से आपने एक पेड़ बना दिया, इस प्रकार से आपको जड़ बना देना है, ठीक है, एक मिट्टी दे देना है, ठीक है, ये जो पत्ता है थोड़ा आप इसको सही ढंग से बना दीजिएगा, फिर आप इस प्रकार से तीर तीर चिन्ह दे दीजिएगा एग्जाम में, और यहाँ पर एक बार लिख दीजिएगा जल वाष्प, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर आप इस प्रकार का काम कर दिए तो आपको तो एकदम अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मनुष्य है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कैसे होता है। तो चलिए देखिए इसके उत्तर को, इसका उत्तर क्या है कि ऑक्सीजन का परिवहन, पहले हम लोग ऑक्सीजन के परिवहन को देखते हैं। श्वास द्वारा आई ऑक्सीजन कुपिकाओं से रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन को लाल रक्त कणिकाओं में मिला देता है। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, यानी जैसे हमने सांस लिया तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है कि कुपिकाओं से पहले कहाँ आता है, रक्त वाहिकाएं पर आता है, और ये रक्त वाहिकाएं क्या करता है, ऑक्सीजन को लाल रक्त कणिकाओं में मिला देता है, यानी कि आरबीसी में मिला देता है। ठीक है, रक्त के परिवहन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी परिवहन होती है। मतलब जैसे ही रक्त हमारा आरबीसी में मिल जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिका में मिल जाता है, तो जैसे जैसे रक्त का परिवहन होता है ना, वैसे वैसे हमारा ऑक्सीजन का भी परिवहन होता है। ठीक है, तथा उन जगह तक पहुंचती है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन क्या होता है, वैसे जगह पर पहुंचता है जहां इसका जरूरत होता है। मतलब एक्चुअल में जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वो वैसे ही जगह पर पहुंचता है। ये हुआ ऑक्सीजन का परिवहन। आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा बने कार्बन डाइऑक्साइड रक्त की प्लाज्मा में घुल जाती है। देखिए हम सभी जानते हैं कि हम लोग श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब ये जो श्वास लिया हमने, ऑक्सीजन लिया, तो फिर ऑक्सीजन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि रक्त के प्लाज्मा में घुल जाता है। फिर रक्त के परिवहन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचती है, और जैसे ही हमारा रक्त का परिवहन होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन होता है। और जब रक्त हमारा फेफड़े तक पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जहां रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, और वहां पर क्या होता है, जो रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और फेफड़ों के पिचकने पर कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकल जाती है। बात समझ में आया? और जैसे ही हमारा जो फेफड़ा जो पिचक जाता है, मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, श्वास छोड़ देते हैं, तो वह पिचक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जो पिछला हमारा एक दो क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा ना कि हीमोग्लोबिन के बारे में, कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन ना हो तो क्या होगा, इन हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। मैंने आपको बताया, मतलब आपको ऊर्जा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो फेफड़ों से
पैर तक ऑक्सीजन लगभग 3 वर्षों में पहुंच पाती। देखिए कैसी बात है, हमारे शरीर से मतलब हमारे फेफड़ों से पैर तक रक्त को आने में कितना टाइम लग जाता? 3 साल लग जाता, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो। गजब लीला है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना, काफी है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है, क्यों? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, स्तनधारी तथा पक्षियों को अपने शारीरिक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जो स्तनधारी है या फिर जो पक्षियां हैं उसे शारीरिक कार्य करने के लिए, यानी जो शरीर का काम होता है उसको करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इन्हें सही ढंग से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतः स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। और इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करते हैं। क्लियर है, मतलब वहां पे ऑटोमेटिक अलग हो ही जाता है, उसका जो शरीर भगवान ने बनाया है उसी प्रकार से ही बनाया गया है। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित क्या होता है? तो देखिए ऑक्सीजनित मतलब क्या, ऑक्सीजन है मतलब क्या है, ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, विऑक्सीजनित मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा। तो चलिए इसी चीज को अभी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह इसी पर बेस्ड है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, या फिर ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो वही चीज है आपका जो यहां पर है ना आपका, कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित। ऑक्सीजनित मतलब क्या, जिसमें आपका ऑक्सीजन है वह हुआ ऑक्सीजनित। विऑक्सीजनित मतलब क्या, जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं है वह आपका विऑक्सीजनित। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है हमारा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन को हम लोग कहते हैं ऑक्सी श्वसन, और अवायवीय श्वसन को कहते हैं हम लोग अनॉक्सी श्वसन। तो इसमें हमको अंतर लिखना है, तो चलिए लिखते हैं फटाफट। देखिए अंतर, पहले देखिए वायवीय श्वसन में, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब बोलेंगे कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है आपको, बस ये वाला नहीं लिखना है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब जो वायवीय श्वसन होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अब देखिए वायवीय श्वसन में इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और अवायवीय श्वसन में मतलब इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में देखिए इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, मतलब वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाती है। अवायवीय श्वसन देखिए कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। आगे देखिए जो अगला पॉइंट है क्या है, इसका पहला चरण कोशिका द्रव्य तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। मतलब ये जो वायवीय श्वसन है इसमें जो पहला चरण जिसका जो होता है कहाँ पे होता है, पहला चरण होता है कोशिका द्रव्य में, और दूसरा चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और अवायवीय श्वसन इसका पूरी जो प्रक्रिया होता है कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में ही होता है। क्लियर है। वायवीय श्वसन उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, ये जो वायवीय श्वसन है यह उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, और अवायवीय श्वसन निम्न जीवधारियों में पाई जाती है। तो ये था हमारा जेब प्रक्रम का कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एकदम एक एक करके वीडियो देकर बताऊंगा, जैसे कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने अभी तक बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे। थैंक यू।